सागरमाला परियोजना या प्रोजेक्ट। सागरमाला परियोजना it was started in March 2015 by the central government। इसे मार्च 2015 में प्रारंभ किया गया। It is a flagship program of Ministry of Shipping। यह जहाजरानी मंत्रालय का अग्रणी कार्यक्रम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया। पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया अग्रणी कार्यक्रम है जो भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देगा। पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया एलईडी लेड बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देगा। There are 1537 projects under Sagarmala project costing rupees 6.5 lakh crore। 1537 projects under Sagarmala project, ठीक है, 6.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 6.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से सागरमाला परियोजना के तहत परियोजना के तहत 1537 परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। Vision of the project are first to reduce logistic cost of EXIM and domestic trade। लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ EXIM ऐसे लिखिएगा। EXIM मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, EXIM and domestic trade with minimal infrastructure investment। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं घरेलू व्यापार के संभार तंत्र की लागत को संभार तंत्र कल बताए थे, लॉजिस्टिक्स का हिंदी बोलते हैं संभार तंत्र। संभार तंत्र की लागत को न्यूनतम आधारभूत संरचना निवेश के साथ आधारभूत संरचना निवेश को न्यूनतम आधारभूत संरचना निवेश द्वारा विकसित करना। विथ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। Second, reducing cost of transporting domestic cargo through
ऑप्टिमाइजिंग द मॉडल मिक्स, ऑप्टिमाइजिंग द मॉडल मिक्स। मॉडल मिक्स मतलब कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन को एक साथ मिलाना, बोलते हैं मॉडल मिक्स। सड़क मार्ग कुछ देर दूर गया, फिर वायु मार्ग भी हो सकता है उसमें शामिल, जल मार्ग भी है उसमें, तो एक मॉडल मिक्स बोलते हैं उसको। देखिए, मिश्रित साधनों के बेहतरीन उपयोग कर, मिश्रित साधनों के बेहतरीन उपयोग कर घरेलू कार्गो, कार्गो समझते हैं? हाँ, एयर फ्लाइट तो कौन सा फ्लाइट कार्गो बोलेंगे? जो माल ढोने वाले जहाज होता है ना, उसको कार्गो बोलते हैं। तो जैसे हवाई जहाज में होता है, उसी तरह से जो है वाटरवेज में भी जो शिप होते हैं उसको कार्गो बोलते हैं, जो माल ढोने वाला जहाज होता है। आजकल तो पैसेंजर तो खैर खत्म ही हो गया लगभग। पैसेंजर वाले जहाज अब कहाँ उपयोग में लिया जाता है? कौन लाएगा? हवाई जहाज से चला जाएगा। किसी को जाना है साउथ अफ्रीका तो वहीं से चला जाएगा, जहाज से थोड़ी जाएगा कोई अब। तो पैसेंजर वाले खत्म हो गए ना। गांधी जी गए थे लंदन जहाज से, महीनों लग गया जाने में, 6 महीना लग गया आने में। गोल्डन सम्मेलन में गए थे ना, इतनी हिस्ट्री पढ़े होगे ना। तो उस जमाने में और कोई ज्यादा दूसरा कोई उपाय नहीं था, वो हवाई जहाज तो चलता होगा लेकिन गांधी जी के लिए पॉसिबल नहीं रहा होगा। गांधी जी को कार वगैरह कौन देता था पता है? टाटा बिरला जो होते थे ना, बिरला बेसिकली, कई सारे बुक्स में लिखा हुआ है, उन्हीं वही कार उनको उपलब्ध कराता था। कहीं जाना है मीटिंग में, चाहे कहीं भी दूर दराज जाना, तो कैसे जाएंगे? तो उनको उद्योगपतियों से जो है, इसलिए कई बार उनको आरोप लगाया जाता है कि वो उद्योगपतियों से मिले हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी का सिंपल ये सोच था कि भाई हर व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए योगदान दे सकता है राष्ट्रीय आंदोलन में, जिस रूप में भी, वो सब स्वीकार्य है। वो ये नहीं देखा जाएगा कि वो उद्योगपति है कि गरीब है ना। 4 आना का था उसमें, ये ऐसे कुछ था योगदान देने का, मतलब कांग्रेस के लिए 4 आना भी कोई दे रहा है तो उसका भी योगदान महत्वपूर्ण मानते थे गांधी जी। क्योंकि कोई व्यक्ति 4 आना दे रहा है, शायद हो सकता है कि अपना एक शाम का खाना काट करके दे रहा हो। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे। देश इतना आसानी से आजाद नहीं हुआ है जितना आप सोच रहे हो। अभी सब लोग ये सोच रहे, लग रहा है जैसे कि बिना कोई संघर्ष किए ही इतना आराम से आजादी मिल गया हो। 100 साल तक आंदोलन चला जी। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है, आप सोचो ना। कम से कम 65 साल तो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है। उससे पहले ऐसा नहीं कांग्रेस से पहले लड़ाई नहीं चल रही थी, उसके पहले भी चल रही थी, लेकिन उस रूप में नहीं था ऑर्गेनाइज तरीके से। उसके पहले भी राजा राम मोहन राय और सब देश के लिए काफी कोशिश कर रहे थे कि भाई आजादी के लिए तो नहीं, कम से कम कुछ स्वतंत्रता मिल सके लोगों को, सोच बदल सके, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे वो। खैर, द विजन ऑफ द प्रोजेक्ट इज, क्या लिख रहे तो लिखे रहते ना। सेकेंड 2 हो गया ना, थर्ड लिखिएगा, लोअरिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ बल्क कमोडिटीज, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑफ बल्क कमोडिटीज, थोक वस्तुओं की संभार लागत को कम करना, बल्क कमोडिटीज, थोक वस्तुओं के संभार लागत को कम करना। थर्ड, इंप्रूविंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस,
improving export competitiveness by developing मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स नियर पोर्ट्स, बंदरगाहों के पास विनिर्माण समूहों को विकसित कर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बाय डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स नियर पोर्ट्स, बंदरगाहों के पास विनिर्माण समूहों को विकसित कर निर्यात प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, निर्यात प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। एंड फोर्थ लिखेंगे ऑप्टिमाइजिंग टाइम और कॉस्ट ऑफ EXIM कंटेनर मूवमेंट, ऑप्टिमाइजिंग टाइम और कॉस्ट ऑफ EXIM कंटेनर मूवमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कंटेनरों के संचालन संचालन में समय एवं संचालन लागत को कम करना, समय एवं संचालन लागत को कम करना। नेक्स्ट, देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला परियोजना के 5 अवयव हैं। नंबर 1, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। पहला लिखिएगा बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों का विकास, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। जो पुराने बंदरगाह है उसको आधुनिक बनाया जाएगा, है ना, और नए बंदरगाह को विकसित किया जाएगा। ये 2 काम किया जाएगा। सेकंड लिखिएगा, सेकंड कंपोनेंट पोर्ट कनेक्टिविटी इनहैंसमेंट, बंदरगाहों की संयोजकता को बढ़ाना, मतलब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को जोड़ना, इनहैंसिंग पोर्ट कनेक्टिविटी इनहैंसमेंट। थर्ड, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बंदरगाहों से आबद्ध औद्योगिकरण, आबद्ध जुड़ा हुआ औद्योगिकरण, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कोई चीज एक्सपोर्ट करना है तो वही पोर्ट के आसपास ही निर्माण किया जाए, निर्माण करके वहां से तुरंत पोर्ट में लोड करके उसको बाहर भेज दिया सकता है। उसको बोलते हैं पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ऐसा देश में हम उद्योग लगाना चाहते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप वहां पे करो ना जहां पे कि सी पोर्ट है, आराम से वहां से तुरंत एक्सपोर्ट कर दोगे आप। मालूम हुआ कि वहां से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर अंदर देश में कहीं पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फिर उसको ढो के वहां ले जाना पड़ रहा है। तो ऐसे मतलब प्लान करना है कि किन किन चीजों को कैसा इंडस्ट्री वहां पे बनाया जा सकता है जो कि जिसका एक्सपोर्ट किया जा सके। फोर्थ लिखेंगे कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, तटीय सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास। It will be done through skill development,
and livelihood generation activities done through skill development, ये कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी क्रियाकलापों से संभव होगा। लाइवलीहुड जनरेशन एक्टिविटीज सच एज फिशरीज, कोस्टल टूरिज्म एटसेट्रा आजीविका संबंधी क्रियाकलापों से संभव होगा, जैसे मत्स्यिकी, तटीय पर्यटन इत्यादि। मत्स्यिकी, तटीय पर्यटन इत्यादि। और पांचवा है कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, तटीय नौवहन एवं अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना। नौवहन, शिपिंग एंड अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना। टू मूव कार्गो थ्रू इनलैंड and coastal waterways. Inland and coastal waterways, इसके द्वारा अंतर्देशीय एवं तटीय जलमार्गों इसके द्वारा अंतर्देशीय एवं तटीय जलमार्गों द्वारा माल की ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा। माल की ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 5 कंपोनेंट है उसका, कोस्टल एरिया को बढ़ाना है और सारी चीजों को करना है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव्स टेकन अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला परियोजना में किए गए प्रयास, क्या क्या किया जा चुका है। Initiatives taken under Sagarmala project. Number 1, सागरमाला सी प्लेन सर्विस, जिसके बारे में बताया कि उसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री कर चुके हैं। सी प्लेन it was launched in January 2021 to facilitate सेवा की शुरुआत जनवरी 2021 में to facilitate faster and hassle-free travel across the country. Faster and hassle-free travel across the country. 1921 में देश में तीव्र एवं बिना किसी परेशानी के यात्रा करने के लिए किया गया है। यात्रा करने के लिए किया गया है। है ना, ये अच्छा है। ये हर गांव में एक तालाब बनवा दो बड़ा सा, है ना, उससे क्या वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा, फिशरी भी होगा उसमें, और सी प्लेन भी उड़ा उसमें। हवाई अड्डा बनाने की क्या जरूरत है? जितना हवाई अड्डा बनाते हो इतना खर्चे करते हो उसको मेंटेन करने में, ये कर नहीं, बहुत बड़ा ले नहीं चाहिए।
बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए, थोड़ा बड़ा, हाँ थोड़ा बड़ा चाहिए, एकदम से छोटा तो नहीं काम चलेगा कि इतने घर इतना बड़ा बना दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो प्लेन है ना, जो रनवे होता है, उनसे कम ही चाहिए। अब देखे होगा, मैंने देखा, क्योंकि उसमें प्लेन वो बड़े वाले नहीं आ सकते ना, जेट जेट वाले नहीं आ सकेंगे उसमें, छोटे मोटे आएंगे, इसमें कि 2 4 10 15 लोग ऐसे कुछ बैठ सके, उससे ज्यादा नहीं, उससे बड़ा नहीं बन सकता वहां पे। क्योंकि वो बाद में उसमें होना क्या है, कुछ नहीं होता उसमें, बस जैसे जैसे वो लैंड करते हैं ना, तो वो ऐसे नाव की तरह, मतलब उसका आकृति बन जाता है, तो उस पर तैरने लगते धीरे 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 धीरे, बस इतना ही होता है और क्या। तो ये अच्छा है ना, मेंटेनेंस चार्ज कितना है, कितना कम है, वैसे आपको मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा है। तो यहाँ पे हर गांव में आप एक तरह से सी प्लेन के लिए एक तरह से एयरपोर्ट बन गया, कहीं भी उतार लो उसको, तो आसान हो जाएगा यात्रा। अगर ऐसा होता है, जितना ज्यादा ये यात्राएं शुरू होगी उतना आसान हो जाएगा यात्रा करना, है ना। खास करके जहाँ पे टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, ऊंच नीच है, पहाड़ी एरिया है, वहां के लिए तो बहुत ही वरदान की तरह है ये, है ना। अगर इस तरह से चलाया जाता है, इसको पॉपुलराइज किया जाएगा तो। सेकंड देखिए, सेकंड काम क्या हो रहा है, एक तो ये शुरू हो चुका है ना, सी प्लेन सर्विस। दूसरा लिखिएगा लाइसेंसिंग रिलैक्सेशन फॉर कोस्टल शिपिंग टू स्पेशल व्हीकल्स। विशेष वाहनों जैसे ये रोरो, नाम सुने होंगे, नहीं भी सुने हो तो जान लो, है ना। छोटे मोटे जो शिप होते हैं ना, उनको रोरो बोलते हैं, या एलएनजी व्हीकल, एलएनजी व्हीकल्स कहते हैं। एलएनजी से चलता है हमारा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिखो ना, लाइसेंसिंग रिलैक्सेशन फॉर कोस्टल शिपिंग टू स्पेशल व्हीकल्स सच एज रोरो, LNG vehicles, vessels, etc. विशेष वाहनों जैसे रोरो, रोरो क्या मतलब, छोटा जहाज जो होता है ना, जो समुद्र किनारे जाते हो, आपको घूमने का मन है ना, कि हमें घूमना है। अब मुंबई जाओगे ना, तो मुंबई से एलिफेंटा का नाम सुने हो, एलिफेंटा केव पढ़े होगे ना इतिहास में, एलिफेंटा केव बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे कि जो बुद्ध की मूर्तियां वगैरह है, और हिंदू धर्म के कई सारे मंदिर है। तो मैं वहां पे गया था, तो वहां से मतलब इंडिया गेट से, वहां गेटवे ऑफ इंडिया है, सॉरी इंडिया गेट बोल रहा, गेटवे ऑफ इंडिया से वहां इस तरह के कुछ शिप्स वगैरह जो है पर्यटन के लिए चलते हैं, उनको रोरो कहते हैं, जो जिसमें छोटी मशीनें लगी होती है। कुछ तो नाव भी चलते हैं वहां पे, जो हाथ से चला के ले जाते हैं, कुछ मशीनें लगी होती है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस टूरिज्म करवाते हैं, तो उनको कहते हैं रोरो। तो वहां से वहां जाइएगा आप, वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया से आपको एलिफेंटा के उतार देगा, फिर वहां से लौटते समय फिर लौट के आ जाइएगा आप। नहीं नहीं, वो नहीं, वो इतना इतना भी कम डिस्टेंस नहीं है वहां से, होगा 10 किलोमीटर, है ना। ऐसे नहीं होते, छोटे जहाज होते हैं जिसमें कि आप 30 40 लोग रहते हैं उसमें, मैंने ये देखा है। तो डबल फ्लोर भी बना कर रखा है उन्होंने कई सारे उसमें, तो 20 30 चेयर नीचे लगा कर रखा है, 10 20 चेयर ऊपर लगा कर रखा है, ऊपर थोड़ा कम होता है, तो पर्यटन के लिए घुमाते हैं ये। दूसरा, छोटे छोटे जो व्हीकल, जो वेसल्स हैं, जो LNG से चलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से, तो उनके लिए कहा गया ये कि लाइसेंसिंग में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए हिंदी में लिखे हैं, रोरो LNG वाहन आदि को
तटीय चालन के लिए, तटीय चालन के लिए लाइसेंस में छूट देना, लाइसेंस में छूट देना। थर्ड लिखेंगे 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। Fourteen coastal economic zones have been identified to boost the port-led industrialization. To boost the port-led industrialization. बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 14 तटीय आर्थिक जोन सीईजेड, तटीय आर्थिक जोन सीईजेड की पहचान की गई है। कोस्टल इकोनॉमिक जोन सीईजेड, एक ऐसी जेड पड़े थे ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये है सीईजेड कोस्टल इकोनॉमिक जोन। तो 14 ऐसे जोन की पहचान की गई है जहां पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। बंदरगाह का लेड मतलब यही मतलब हुआ इसका। फोर्थ लिखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी इन 2016। 2016 में सागरमाला विकास कंपनी की स्थापना की गई है। Establishment of Sagarmala Development Company in 2016 to identify port-led development projects। स्थापना की गई है जो बंदरगाह आधारित विकासात्मक परियोजनाओं को, बंदरगाह आधारित विकासात्मक परियोजनाओं की पहचान करेगा। आइडेंटिफाई पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर ऑल द प्रोजेक्ट्स, बंदरगाह आधारित विकासात्मक परियोजनाओं की पहचान करेगा। यह सभी परियोजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। परियोजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा तथा उसका मॉनिटरिंग करेगा, तो ये सारे जो है, ये सागरमाला एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर इसको, क्योंकि इससे क्या होगा, कोस्टल एरिया पूरा पूरा डेवलप हो जाएगा हमारा, चाहे वो औद्योगिकरण के माध्यम से हो या फिर और जो कोस्टल एरिया के आसपास अगर कुछ पहले से ही ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड है तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा हमारा बढ़ जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। और इनलैंड वाटरवेज को उसमें जोड़ दिया जाएगा, अगर जोड़ दिया जाएगा तो फिर और भी चीजें आसान हो जाएगी। जैसे मान लो एकदम बनारस से नेशनल वाटरवे नंबर 1 जा रहा है, तो यहां से लेकर के बनारस से लेकर के आप सोचो कि वे बंगाल तक जितने भी शहर आएंगे उसमें हर जगह से वहां से शिपिंग हो सकता है, तो वहां से हर जगह से माल सीधा चला जाएगा समुद्र में। आप समझ रहे हो कितना बड़ा काम हो जाएगा, ये कितना हजारों लाखों टन हम एक्सपोर्ट इसके माध्यम से कर सकते हैं।
और कितना हमारा एनर्जी बचेगा। हम सामान ढो के ले जाते हैं, वो समुद्र के तट पे बंदरगाह तक ले जाना पड़ता है ढो करके, ट्रक से ढो के या रेल से ढो के ले जाना पड़ता है। फिर वहां से जाकर के शिप पे आपको लोड करना पड़ता है, अनलोड करो फिर लोड करो, है ना। तो इधर अगर छोटे छोटे शिप चलते हैं मान लीजिए, और ऐसे शिप बनाया जाए जो कि लोडिंग जिससे आसान हो, बड़े शिप पे सामान को शिफ्ट करना, तो फिर एकदम से कॉस्ट आपका काफी मतलब रिड्यूस हो जाएगा। जितना कॉस्ट रिड्यूस होगा उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। जितना दाम सस्ता होगा उतना ही ज्यादा ना डिमांड होगा जी। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर ये हमारा इसमें जल्दी से विकास होता है तो काफी जो है संभावनाएं हैं देश के विकास की, रोजगार से लेकर के व्यापार तक सब कुछ बढ़ने की संभावना है, अगर ये प्रोजेक्ट को सही तरीके से लागू किया गया तो।